हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। ये 12th क्लास का आपका चैप्टर हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंटर कर गए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इसके बारे में बेसिक बातें करेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन किधर होता है, और इसके पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वे सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फ्लो चार्ट के मदद से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, मोबिलिटी पढ़ने वाले हैं और करंट डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग रेसिस्टेंस का बात करेंगे, और रेसिस्टेंस अगर जान गए तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, इसका VI ग्राफ यानी वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या है, रेसिस्टिविटी क्या चीज़ होता है। और उसके बाद रेसिस्टेंस का एक प्रकार होता है कार्बन रेसिस्टर, जिसमें हम लोग कलर कोडिंग भी पढ़ते हैं और वही ज़्यादा यूज भी होता है। तो उसका कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। कम्बिनेशन मतलब कि उसको सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इसके R इक्विवेलेंट यानी रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, वे सारा चीज़ इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज का एक रूल्स पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, किरचॉफ रूल कहते हैं। इसका 2 रूल पढ़ना है, करंट रूल और वोल्टेज रूल। करंट रूल को किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है और वोल्टेज रूल को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी अध्ययन करेंगे। अगर किरचॉफ्स लॉ अध्ययन कर लिए, स्टडी कर लिए, तो उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किया जाता है और किस आधार पर इसका एप्लीकेशन किया जाता है। इसके बाद ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग किसका चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इसका 2 चीज़ पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो जूल्स ने नियम दिया था हीट लॉ का कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, हीट इज इक्वल टू, 10th में भी पढ़े होंगे आप, HVIT। अगर टाइम कांस्टेंट रहे और वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है। ये 4 लॉ पढ़ेंगे इसमें जितना लॉ है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट का एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अगर हीट जनरेट होता है तो उसके कारण भी, हीट के कारण भी इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट हो सकता है। कि अगर मान लेते हैं 2 वायर है और इस 2 वायर का टेम्परेचर अलग अलग है, मान लेते हैं एक कॉपर वायर है एक एल्युमिनियम है, अगर उसका टेम्परेचर अलग अलग है तो उसमें हम एक वायर से अगर जोड़ेंगे तो वहाँ से भी करंट फ्लो होने लगता है। उसे हम लोग सीबैक इफेक्ट कहा जाता है। तो इसमें थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग 3 बात पढ़ने वाले हैं, सीबैक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट। ये तीनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या या फ्लो ऑफ चार्ज क्या है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 12th का सेकेंड चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। करंट का मतलब हो जाता है हिंदी में धारा, और इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत, तो विद्युत धारा इसका हिंदी हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। रेट आ गया तो रेट किसी चीज़ में आ जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, पर यूनिट चीज़ निकालना। यानी रेट आ गया तो यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट आएगा। यानी यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 चीज़ इन्वॉल्व होता है, एक टाइम और एक फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो उसका जो रेट निकालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जैसे अगर यहाँ हम लोग डिफिनेशन वाइज देखें, और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये जिस वायर से होके जाता है उसका ये वाला भाग, ये जो आपको गोलाकार यहाँ दिख रहा है सर्कुलर एरिया, इस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन कितना टाइम में, उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उससे हम लोग को क्या निकल जाता है, रेट निकल जाता है। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि रेट बोलने का मतलब ही हो जाता है टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लगाना है। उसी तरह वेलोसिटी किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट जैसे बोल देते हैं वे पर यूनिट टाइम में आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, इसका मतलब पर यूनिट टाइम। तो सिंपल से अगर हम मान लेते हैं कि t सेकेंड में q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, q/t। तो ये जो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पर यूनिट चीज़ हो गया। यहाँ पे अगर हम एवरेज करंट का बात कर रहे हैं, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाता है ΔQ/ΔT। डेल्टा क्यू का क्या मतलब है कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और इसका टाइम कितना लग रहा है। तो इसमें हम लोग, इसमें ये डेल्टा टाइम क्या हो सकता है, थोड़ा बड़ा क्वांटिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाएगा ΔQ/ΔT, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितना टाइम में। तो ये टाइम आपका बड़ा भी हो सकता है, तो बड़ा टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 1 मिनट भी हो सकता है यहाँ ΔT आपका। तो इसको हम कहते हैं एवरेज करंट। लेकिन जब इसको इंस्टेंटेनियस करंट में बदलना रहता है, तो इसमें हम लोग टाइम का वैल्यू को बहुत छोटा करना रहता है। और टाइम का वैल्यू छोटा कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, लिमिट लेना होगा, ΔT टेंस टू 0, मतलब टाइम इंटरवल टेंस टू 0। अगर हम लोग टाइम इंटरवल को टेंस टू 0 कर देंगे, मतलब हम लोग हर एक इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ इंटरवल नहीं ले रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, हम लोग हर एक नैनो सेकेंड में बात कर रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, या हर एक पिको सेकेंड में हम बात कर रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, हर एक इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी कारण यहाँ टेंस टू 0 हुआ। और जब हम किसी चीज़ को टेंस टू 0 लिखते हैं, तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, dt में कन्वर्ट हो जाता है। dt का मतलब क्या हो जाता है, स्मॉल डिफरेंस, यानी स्मॉल टाइम डिफरेंस में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके रेट को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। लेकिन बड़े टाइम इंटरवल या कुछ टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो इसको कहा जाता है एवरेज। ठीक है, अब इसमें ये डिफिनेशन है, तो ये डिफिनेशन कहाँ से आया, हम लोग ने बनाया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे, कि यानी किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। कोई वायर है जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, कोई वायर है जिसमें कम करंट फ्लो कर रहा है, यानी वहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखिए, अगर हम लोग करंट बना दिए तो उसका कुछ फ्लो का डायरेक्शन होगा, तो किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज के बारे में बात करें, अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन है हम लोगों का, बाय कन्वेंशन। अगर पॉजिटिव चार्ज जो है उसी डायरेक्शन में है, तो करंट का डायरेक्शन मैच करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर हम ये चीज़ याद रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम कहेंगे निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो सेम टू सेम मैच कर गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि SI यूनिट क्या होता है करंट का। तो SI यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर होता है। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसके आधार पे एम्पियर को सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट को क्या बनाया गया, एम्पियर बनाया गया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। यानी अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। और ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, इसको हम लोग वेक्टोरियली ऐड नहीं कर सकते, इसे हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब सब कोई बोलेगा कि इसके पास तो डायरेक्शन भी होता है। हाँ, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर वाइज ऐड नहीं होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं ये एक वायर है और इधर से एक वायर जा रहा है,
इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इससे कितना करंट फ्लो होगा? सिंपल सा बात है, इससे 2 एम्पियर जा रहा है, इससे 5 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस दोनों का ऐड होके जाएगा, यानी इससे 7 एम्पियर करंट जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन किस लॉ पे फॉलो हुआ? डायरेक्ट हम लोग सिंपल जोड़ दिए। अगर हम लोग इसको वेक्टर वाइज ऐड करते तब ना इसको वेक्टर नाम देते, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनेगा तो इसके अनुसार इसका रिजल्टेंट होगा, वे तो होता नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये सिंपल सा ऐड हो जाता है। तो सिंपली ऐड जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिकली ऐड होना। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी है। तो और यहाँ पे आप वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर इधर होना चाहिए। लेकिन ये करंट में फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ वेक्टर इधर आ रहा है, इसका वेक्टर इधर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा है मान लेते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इस दोनों का सिंपल सिंपल अलजेब्रिक एडिशन है। वेक्टर एडिशन होता तो कुछ थीटा का टर्म आता, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।